दोस्तों, आज मैं आपको हैवानियत से भरी एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर एक तरफ तो आपको पीड़ित के बारे में सोचकर बहुत दुख होगा, तो दूसरी तरफ इस घटना को अंजाम देने वालों के लिए आपके मन में इतनी घृणा, इतना द्वेष, इतना गुस्सा आ जाएगा कि शायद वह अपराधी आपके सामने होते तो आप उन्हें अभी के अभी सजा दे देते। यह कहानी है जापान की एक सुंदर लड़की की, जापान की गुड़िया पर हुए जुर्म की, जिसका 44 दिनों तक रेप किया गया। 44 दिनों तक उसे तरह तरह से पीड़ित किया गया। उस लड़की ने उन 44 दिनों में हर तरह का दर्द, हर तरह का दुख सहा और आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसका कसूर बस इतना था कि उसने एक लड़के का प्रपोजल, उसके प्यार को ठुकरा दिया था। अब न तो वो उसका दोस्त था और न ही दुश्मन, लेकिन उस लड़के ने अपना गुस्सा निकालने के लिए अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर पहले तो उसका अपहरण किया और फिर उसे बंदी बनाकर उसके साथ हैवानियत का ऐसा खेल खेला जिसे सुनकर आपका मन भी कांप जाएगा। क्योंकि उस लड़की के बारे में पढ़ने के बाद मुझे खुद इतनी तकलीफ हुई कि लगा कि जिसने यह सब सहा होगा उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन फिर भी शायद लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इंसानियत के नाम पर कलंक है, जो इंसान ही नहीं है, इंसान के रूप में हैवान है। दुख तो इस बात का है जिस जापानी गुड़िया की कहानी को दुनिया भर में कई लोग जानते हैं, लेकिन आज तक उसके हिस्से का न्याय नहीं मिला है। तो चलो मैं आज आपको सीधे उस कहानी की ओर ले चलता हूँ। यह घटना जापान के टोक्यो शहर की है। जुनको फरुता नाम की लड़की की, जुनको फरुता का जन्म 22 नवंबर 1972 को जापान के मिसातो सहायता जगह पर हुआ था। वो एक बेहद ही सुंदर और अपने हाई स्कूल की होशियार स्टूडेंट थी। वो स्कूल के बाद एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। उस वक्त उसके परिवार में उसके माता पिता, एक छोटा और बड़ा भाई था। जब अपने हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही थी, उसी दौरान हिरोशी मिलानो इस नाम के लड़के की फारुता पर बुरी नजर पड़ी और उस लड़के ने जुनको के सामने अपने प्यार का प्रस्ताव रखा, लेकिन जुनको ने उसके प्यार को नकार दिया। जब जुनको फरुता ने हिरोशी बयानो के प्रेम को नकार दिया तो हिरोशी को बहुत गुस्सा आया और अगले कुछ दिनों तक उसने जुनको से बदला लेने के लिए उसका पीछा किया और उसे कुछ दिनों तक कोई मौका नहीं मिला। हिरोशी और उसका दोस्त आसपास के इलाकों में लूटपाट, मारधाड़ और छेड़छाड़ जैसे कई मामलों को अंजाम दे चुके थे। 25 नवंबर रात के करीब 8 साढ़े 8 बज रहे थे। उस वक्त हिरोशी बयानो और उसका दोस्त मिलातो हमेशा की तरह मिसातो जगह के आसपास लूटपाट के इरादे से भटक रहे थे कि तभी उन्होंने जुनको को साइकिल से जाते हुए देखा। हिरोशी पहले से ही एक ऐसे मौके की तलाश में था, तो उन दोनों ने जुनको को अपने जाल में फंसाने के लिए एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत मिलातो ने जाकर जुनको की साइकिल पर लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। उसे नीचे गिरता हुआ देख हिरोशी बयान दौड़कर उसके पास गया और उसे बचाने का नाटक किया और उसकी सुरक्षा के लिए कुछ देर के लिए अपने घर चलने को कहा। जुनको तब हिरोशी बयानों के आपराधिक इतिहास के बारे में अनजान थी, तो उसने हिरोशी की बात मान ली और उसके साथ चली गई। लेकिन हिरोशी बयानो जुनको फारुता को अपने घर ले जाने की बजाय पास के ही एक गोदाम में लेकर चला गया। जब तक फारुता हिरोशी के इरादों को ठीक से समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। योजना के अनुसार हिरोशी जुनको को जबरदस्ती गोदाम में लेकर चला गया और वहां उसे बंदी बनाया और फिर शुरू हुई एक नरक यात्रा, एक ऐसी दुख और दर्द से भरी दास्तां जो आगे जाकर जुनको की मौत के साथ ही खत्म हुई। उसका पहला दिन था जब हिरोशी ने उसी गोदाम में फारुता के साथ पहली बार बलात्कार किया, लेकिन बलात्कार के बाद भी उसने जुनको को छोड़ा नहीं, बल्कि उसी रात वह फारुता को पास के एक होटल में जबरदस्ती ले गया और वहां जाकर भी उसने फिर से फारुता का शारीरिक शोषण किया। उसके बाद हिरोशी उसी होटल में अपने अन्य 3 दोस्तों को वहां बुला लिया और उन्हें भी बलात्कार के बारे में बताया। तब ओबरा इस नाम के लड़के ने जुनको को छोड़ने के बजाय उसे बंदी बनाकर रखने का सुझाव दिया ताकि वो सब भी और उनके गिरोह के दूसरे लोग भी उसका शोषण कर सके। उसके दूसरे दिन हिरोशी बयानो होटल से जुनको को पास के पार्क में ले गया, जहां उसके 3 दोस्त भी उसका इंतजार कर रहे थे। उनको जुनको के बैग से मिले सामान से उसके घर का पता मिल गया।
तो उन्होंने उसे यह कहकर धमकाया कि उन्हें पता है कि वह कहाँ रहती है और अगर कहीं उसने भागने की कोशिश की तो उनकी गैंग के लोग उसके घर वालों को मार देंगे। जुनको को डराने और धमकाने के बाद वह चारों उसे मियाटो के घर ले गए और चारों ने एक बार फिर से उसके साथ हवस का गंदा खेल खेला। उसके बाद 25 नवंबर को जुनको के घर वालों ने पुलिस को उसके लापता होने के बारे में खबर दी, लेकिन जब उन चारों को इस बात का पता चला तो उन्होंने पुलिस की जांच को रुकवाने के लिए जुनको से अपने घर फोन करने को कहा और अपने घर वालों से यह बोलने को कहा कि उसके घर वाले पुलिस को यह कहें कि वह घर से भाग गई है और वह अपने दोस्तों के साथ रह रही है और वो ठीक भी है। उन चारों ने पुलिस की जांच रुकवाने के लिए उन पर बहुत दबाव डाला। उन चारों दरिंदों ने जून को फारूता को लगभग 40 दिन तक में मिनाटो के घर पर कैद रखा। उन 40 दिनों के दौरान उसे बुरी तरह से मारा गया। बोतलों से उसके प्राइवेट पार्ट को ढक दिया गया, तरह तरह से उसका शारीरिक शोषण किया गया और उसके साथ करीबन 400 से अधिक बार बलात्कार किया गया। शुरुआती दिनों में उसका हर तरह से शोषण किया गया, जैसे कि उसे हमेशा भूखा रखा जाता था और जब फारूता को भूख लगती तो उसे खाने के लिए कॉकरोच और पीने के लिए उसका खुद का यूरिन यानी मूत्र पिलाया जाता था और दूसरे लोगों के सामने उसे मजबूरन नंगा रखा गया। सिगरेट से उसके शरीर पर जगह जगह पर जलाया गया और कुछ ऑब्जेक्ट्स भी उसके प्राइवेट अंग में डाले गए। उसके पेट पर ड्रम गिराए गए। इससे भी उन चारों का मन शांत न हुआ तो उसे किसी पंचिंग बैग की तरह छत से लटकाकर घूंसों से मारा गया, जिस वजह से फरुता का पानी पीना तक करीब बंद हो गया। उसके शरीर के अंदर इतने घाव बन चुके थे कि शरीर में पानी अंदर लेना ही छोड़ दिया था। एक बार पीड़िता ने वहां से भागने की कोशिश की तो उसके लिए उसे सिगरेट जलाकर सजा दी गई। बांस की लकड़ी से उसे बार बार पीटा गया था। दिसंबर का महीना था और ठंड का मौसम था। इसके बावजूद ऐसे मौसम में भी उसे बांधकर नग्न अवस्था में बालकनी में सुलाया जाता। इतना सब कुछ सहने के बाद भी एक दिन मौका देखकर वह अपने आप को घसीटते हुए एक टेलीफोन के पास लेकर गई और तब फारूता अपने घर वालों को फोन करने ही वाली थी कि तभी उन चारों में से किसी ने उसे देख लिया और उसे खींचते हुए घर के अंदर ले गया। फिर छाती पर हर जगह पर सुइयों को घोंपा गया और पलायर यानी पकड़ से उसकी छाती के बाईं और के निप्पल को खींचकर निकाला गया। उसके प्राइवेट अंग में कैंचियों को भी घुसाया गया। इतने दिनों तक हर रोज इतना सब कुछ सहने के बाद उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसे सुनाई देना तक बंद हो गया था। 40वें दिन आखिरकार उसने उन चारों से दया की भीख मांगी कि वो उसे मार दे, यह सोचकर कि शायद उसकी मौत के साथ यह सारा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन तब उन चारों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इन 40 दिनों में उसका शरीर जगह जगह पर कट चुका था। जमीन से उठने तक की उसमें ताकत नहीं थी। 44वें दिन यानी 4 जनवरी 1999 को उस रात बयानों ने अपना गुस्सा फारूता पर निकालने का फैसला किया। गुस्से में उसने फुरूता की जांघों, बाहों, चेहरे और पेट पर हल्का तरल पदार्थ डाला और उसे एक बार फिर से आग लगा दी। पीड़िता ने एक आखिरी बार अपने आप उस आग से बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह खुद का बचाव कर सके। इतना होने के बाद भी उन चारों ने मिलकर फिर से उसे बुरी तरह से पीटा। इसी मारपीट के दौरान बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। करीबन 2 घंटे तक उनका यह हैवानियत भरा खेल चलता रहा। उसके बाद वो वहां से चले गए। अगले 24 घंटों के अंदर में मिनाटो के भाई ने उसे पीड़िता की मौत के बारे में खबर दी। सजा से बचने के लिए उन चारों ने भी उसकी लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और उन्होंने पीड़िता की लाश को एक कंबल में लपेटकर एक ट्रैवलिंग बैग में भर दिया। उसके बाद उन्होंने उस लाश को एक बड़ी से ड्रम में रखकर उसे गीले सीमेंट से भर दिया और फिर उस ड्रम को किसी खाली जगह पर फेंक दिया। इस सारी घटना के बाद इंसानियत का सबसे बड़ा मजाक तो अब शुरू हुआ था। 23 जनवरी को पुलिस ने 19 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले हिरोशी बयानो और उसके दोस्त ओबरा को अपनी हिरासत में ले लिया। उस लड़की को उन्होंने दिसंबर में किडनैप किया था। मतलब फरुता को किडनैप करने के बस कुछ दिन बाद असल में उनके घर पर महिलाओं के कुछ निजी कपड़े मिले थे
और ये पूछताछ उसी के बारे में थी। लेकिन तब बयानों को ऐसा लगा कि उनमें से एक पुलिस अफसर को उसके पिछले जुर्म के बारे में पता है। मतलब वो अफसर फारूता के साथ किए गए अत्याचार और उसकी हत्या के बारे में जानता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन बातों बातों में बयानों ने फारूता से जुड़े मामले में अपना जुर्म कबूल कर लिया। आखिरकार उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने फारूता की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया है। पूरा मामला जानने के बाद पुलिस और भी हैरान हो गए, क्योंकि असल में पुलिस तब वह एक दूसरी महिला की हत्या के संबंध में पूछताछ करने आई हुई थी। जब पीड़िता के शव को सीमेंट से निकाला गया तब उसे पहचानना तक मुश्किल हो गया था, और उसके बाद उस घटना के दोषी और उनके साथ देने वाले उनके परिवार वालों की गिरफ्तारी का चक्र शुरू हुआ। और सजा जैसा हमारे यहाँ होता है वैसा ही इस केस में भी हुआ। अपराध करने वाले सभी कम उम्र के थे, सभी 16 से 17 साल के लड़के थे, इसलिए उनका केस किशोरों के तौर पर चलाया गया। इस केस में सजा का मजाक चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन आतंक का सिलसिला आज भी जारी है और हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग समाजों में स्त्री विरोधी इस हिंसा की सहजता में जीने के आदी हो गए हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।